हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन भार्गव द वंदे मातरम एकेडमी ग्वालियर में आपका स्वागत करता हूं। और आपने कल की वीडियो देखी ही होगी, या जिसने मेरी उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। इसके बाद इस वीडियो को आप देखिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। एक अर्ग कितने जूल के बराबर होता है? ऑप्शन है आपके 10⁻7 जूल, 10⁻⁻7 जूल, 10⁻8 जूल या 10⁻−8 जूल। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। जब तक आप इसका आंसर दीजिए, जब तक मैं इसको रफ करता हूं। तो आज हम आपके लिए बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है मोशन, यानी कि गति। तो गति में पहला क्वेश्चन आता है कि यांत्रिकी किसे कहते हैं? यांत्रिकी कोई वस्तु है जैसे, ओके, जिस पर हम क्या लगाते हैं? फोर्स। तो फोर्स लगाने पर उस वस्तु पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है? तो दो इफेक्ट पड़ते हैं। या तो वस्तु क्या रहेगी? स्थिर, या फिर वस्तु गति में आ जाएगी। तो इस प्रकार दो अवस्थाएं बनती हैं। यदि वस्तु स्थिर है तो वो कहलाती है स्थिरावस्था। स्थिरावस्था। यदि वस्तु गति में है तो वो कहलाती है गत्यावस्था। ओके, अब आप इसको नोट कीजिए जब तक मैं इसको रफ करता हूं और आगे बढ़ते हैं। तो गति की दो अवस्थाएं बताई थी। गति की दो अवस्थाएं, पहली थी स्थिर अवस्था, स्थिर अवस्था, या इसको कह सकते हैं अपन विराम अवस्था, विराम अवस्था। तो इसको कैसे परिभाषित करेंगे? जब कोई वस्तु है ये, जब कोई वस्तु समय परिवर्तन के साथ, यानी कि समय बढ़ रहा है लेकिन वस्तु क्या है? स्थिर है, यानी कि समय परिवर्तन के साथ यदि वस्तु की स्थिति नहीं बदलती, स्थिति में परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, लेकिन समय में परिवर्तन होता है, समय में परिवर्तन होता है, तो वह वस्तु स्थिर अवस्था में कहलाएगी। इसके बाद आता है गत्यावस्था। गत्यावस्था, यदि वस्तु समय परिवर्तन के साथ, समय भी चेंज हो रहा है इसमें और स्थिति भी परिवर्तित हो रही है। स्थिति जैसे वस्तु ये यहाँ पर थी, यहाँ से इधर पहुँच जाए तो क्या हो गया? स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन। तो ये क्या कहलाती है? गत्यावस्था कहलाती है। तो आप सीधा सीधा आंसर देंगे कि स्थिरावस्था किसे कहते हैं? जब समय परिवर्तन के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता तो उसे स्थिरावस्था कहते हैं। और गत्यावस्था किसे कहते हैं? जब समय परिवर्तन के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन भी हो जाता है तो उसको हम गत्यावस्था कहते हैं। तो आइए इसको मैं रफ करता हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आता है डेफिनेशन संदर्भ बिंदु। संदर्भ बिंदु, या इसी को कह सकते हैं मूल बिंदु। तो क्वेश्चन आता है कि मूल बिंदु या संदर्भ बिंदु किसे कहते हैं? जैसे मानो ये कोई कार है, ठीक है, क्या है? कार या बस है, और आप यहाँ पर खड़े हुए हो, ओके। अब आप इस कार को देख रहे हो तो आपके सापेक्ष ये कार अभी यहाँ पर थी, स्थित थी। अब ये कार कहाँ पहुँच गई? यहाँ पर।
तो इसमें क्या हुआ, गति में या स्थिति में परिवर्तन हुआ। तो इसमें आप जहां पर खड़े हो वो कहलाता है संदर्भ बिंदु। क्या कहलाता है, संदर्भ बिंदु। यानी कि संदर्भ बिंदु किसे कहते हैं, वह बिंदु जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है उसे हम संदर्भ बिंदु या मूल बिंदु कहते हैं। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या एक ही समय में कोई वस्तु स्थिर भी हो और गति में भी हो, यानी कि स्थिर अवस्था में भी हो और गति अवस्था में हो, तो वो किस स्थिति में रहेगी। जैसे आप किसी ट्रेन में बैठे हुए हैं या कार में बैठे हुए हैं, तो आप तो उसमें स्थिर अवस्था में हो, लेकिन आप जिसमें बैठे हुए हो वो गत्यावस्था में है। तो यही कंसेप्ट हो गया कि एक ही समय में कोई भी वस्तु गत्यावस्था में भी होती है और स्थिर अवस्था में भी होती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए जब तक मैं इसको रफ कर लेता हूँ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है दूरी किसे कहते हैं। देखो, दूरी को ही कहते हैं लंबाई। दूरी को क्या कहते हैं, लंबाई कहते हैं। तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई, तय की गई पथ की लंबाई क्या दूरी कहलाती है, दूरी कहलाती है, जिसका मात्रक मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है। आप बोर तो नहीं हो रहे, तो मैं आपको बहुत बढ़िया लाइन सुनाता हूं एक, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना नहीं अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो बच्चे, इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। अब आता है क्वेश्चन कि दूरी सदैव धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है। तो हमेशा याद रखना, दूरी सदैव धनात्मक होती है। क्यों, एक बात बताओ, आप यहाँ से इतनी दूरी आपने ट्रैवलिंग की, ओके, अब आपने 1 मीटर या 2 मीटर तो चले होगे, ना कि माइनस में, तो हमेशा वो पॉजिटिव ही रहेगी, ना कि माइनस में होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं कि चाल किसे कहते हैं, चाल किसे कहते हैं। तो सबने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। बहुत ही फेमस है ये, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो किसी समयांतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। या कह सकते हैं हम, दूरी और समय का अनुपात चाल कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो यहाँ हम इसका मात्रक निकालेंगे। तो दूरी का मात्रक क्या होता है, यानी कि लंबाई, मीटर, और समय का क्या होता है, सेकंड। तो इसका मात्रक भी पूछ लिया जाता है, तो क्या हो जाएगा, मीटर अपॉन सेकंड। ओके, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अब आता है विस्थापन। तो विस्थापन किसे कहते हैं। माना कि कोई वस्तु यहाँ पर रखी है, ठीक है, कोई वस्तु या अपन हो यहाँ पर, और हमको कहाँ पर जाना है, इस बिंदु तक जाना है।
इस बिंदु तक अपन यहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं, या इसके और भी रास्ते हो सकते हैं, कई रास्ते हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो सबसे छोटा रास्ता होगा यानी कि उसको कहते हैं हम न्यूनतम दूरी। क्या कहते हैं? न्यूनतम दूरी। तो उस न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। और आपको एक बात और याद रखना है कि जो चाल है वो कैसी राशि है? अदिश। चाल अदिश राशि है, और जबकि विस्थापन कैसी है? सदिश राशि, क्योंकि इसमें दिशा होती है, एक निश्चित दिशा होती है। सदिश राशि। ओके, आप इसको नोट कर लीजिए जब तक मैं इसको रफ कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि दूरी का जो मान होता है हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक। जबकि विस्थापन का मान ऋणात्मक भी हो सकता है या शून्य भी हो सकता है या धनात्मक भी हो सकता है, या कभी वह दूरी के बराबर भी होता है। जैसे समझते हैं अपन, दो बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी क्या है? 20 मीटर। तो यही तो इसकी क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। तो दूरी कितनी हो गई? 20 मीटर। और देखिए यही इसकी न्यूनतम दूरी भी है, यही इसकी न्यूनतम दूरी है। और न्यूनतम दूरी क्या कहलाता है? विस्थापन। तो विस्थापन कितना? 20 मीटर। तो ये भी आपको याद रखना है कि दूरी और विस्थापन भी कभी कभी बराबर हो जाते हैं, कभी कभी, हमेशा नहीं। और वो भी कब होते हैं? सरल रेखा में। कंडीशन है सरल रेखा में। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसको रफ कर देता हूं। अब हम ये समझेंगे कि विस्थापन का मान शून्य कब होता है। जैसे मैंने कोई सर्कल बनाया या कोई चतुर्भुज बना दिया, ठीक है, अपन मान लो इसी बिंदु पर हैं और अपन ने ट्रेवलिंग की, यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ तक गए, यहाँ तक गए, लेकिन इस कंडीशन में जो विस्थापन है वो शून्य रहेगा हमेशा। विस्थापन कितना रहेगा? शून्य। क्यों? क्योंकि वह वस्तु उसी बिंदु पर वापस आ चुकी है, जबकि उसने दूरी मान लो कितनी ट्रेवलिंग की? 20 किलोमीटर। जैसे मान लो यहाँ पर कोई खड़ा है तो 5 किलोमीटर ये हो गया, 5 ये, 5 ये, 5 ये, तो वो यहाँ से जाएगा तो ट्रेवलिंग यानी कि दूरी तो हो गई यहाँ से यहाँ तक की कितनी? 20 मीटर। ठीक है, लेकिन विस्थापन हमेशा क्या होगा? शून्य। विस्थापन शून्य। क्यों? क्योंकि न्यूनतम दूरी ही विस्थापन कहलाती है, जबकि वह वस्तु उसी बिंदु पर है तो वो हमेशा उसका विस्थापन शून्य होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। अब अपन ये समझेंगे कि जो विस्थापन है वो ऋणात्मक किस स्थिति में होता है। ऋणात्मक किस स्थिति में होता है? मैंने दोनों पॉइंट समझा दिए कि शून्य कब होता है और धनात्मक कब होता है। अब हम समझेंगे कि ऋणात्मक कब होता है। जैसे यहाँ पर एक कोई पॉइंट है, सबसे पहले इस पॉइंट ने मान लो यहाँ पर ट्रैवलिंग की और वापस वो यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पर चला गया, तो हमेशा याद रखना यहाँ की जो ये होता है मूल बिंदु, इधर होता है पॉजिटिव और ये होता है नेगेटिव। यहाँ आने पर वह वस्तु की जो विस्थापन होगा वो क्या होगा? ऋणात्मक होगा, यानी कि नेगेटिव होगा। ओके दोस्तों, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं अपन। तो मेरे दिमाग में एक बात आ रही है दोस्तों, जब हटाया कि कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो मन कैसे लगाया जाए। एक बात बताओ, आप सबसे पहले अपने माता पिता को देखिए कि मतलब वो आपके लिए कमा रहे हैं और आप पे खर्च कर रहे हैं, तो आप उनके लिए पढ़ नहीं सकते क्या? पढ़ सकते हैं ना।
तो बस आपको बस मेहनत करनी है, आपके माता पिता जरूर खुश होंगे, आपको सफलता मिलेगी। तो चलो इसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं कि वेग किसे कहते हैं। वेग किसे कहते हैं? तो याद रखना है निश्चित दिशा में, इसमें दिशा निश्चित हो जाती है। निश्चित दिशा में विस्थापन की दर को, विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा वेग बराबर विस्थापन अपॉन समय। याद रखना है जब विस्थापन सदिश राशि है तो वेग भी सदिश राशि होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसमें दिशा आ रही है। तो वेग क्या है? सदिश राशि है। लेकिन इसका जो मात्रक है, इसका जो मात्रक है वो किसके बराबर होता है? चाल के बराबर होता है, मीटर अपॉन सेकंड। ओके, जब तक मैं इसको रफ कर देता हूं, आगे बढ़ते हैं। अब आप इसी के साथ दो फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। एक होता है औसत चाल, औसत चाल बराबर, इसको अपन मैथ में भी पढ़ते हैं, कुल दूरी अपॉन कुल समय। ठीक है, इसी तरह औसत वेग बराबर कुल विस्थापन अपॉन कुल समय। ठीक है, इसी तरह औसत वेग भी क्या है? सदिश राशि है, और औसत चाल भी अदिश राशि है। ठीक है, अब इसके बाद आता है गति कितने प्रकार की होती हैं। तो गति एक आपको याद रखना है समान गति और असमान गति। जब तक आप नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर अपन को एक एक से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं कि समान गति किसे कहते हैं। समान गति किसे कहते हैं? समान गति देखिए, जैसे मानो यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है, तो ए से बी तक जाने के लिए उसने, आप मान लो 2 घंटे का समय लिया। ठीक है, और कितनी दूरी ट्रैवलिंग की उसने? आप मान सकते हैं 40 किलोमीटर मान लो यहाँ पे। ठीक है, ऐसे बी से सी तक जाने के लिए फिर 2 घंटे का समय लिया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई? 40 हो, और फिर उसने 2 घंटे का समय लिया और 40 किलोमीटर उसने ट्रैवलिंग की। इसी तरह इसमें क्या अंतर आ रहा है कि देखिए, इसमें दूरी समान है और समय भी समान है, यानी कि समान समय में समान दूरी तय करना समान गति कहलाता है। इसको मैं रफ कर देता हूं और आगे बढ़ते हैं। तो फिर आता है असमान गति किसे कहते हैं। असमान गति, असमान गति जैसे ये 3 पॉइंट हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में समान 2 घंटे का लग रहा है समय। ठीक है, यहाँ भी 2 घंटे का लग रहा है, लेकिन दूरी अलग अलग है। मानो यहाँ 40 किलोमीटर है और यहाँ 20 किलोमीटर है। तो इसमें परिभाषा बनेगी कि समान समय में असमान दूरी तय करना असमान गति कहलाता है। ओके, इसको मैं रफ कर देता हूं और आप आगे बढ़ते हैं। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि त्वरण किसे कहते हैं। त्वरण किसे कहते हैं? माना कोई कार है, ठीक है, जिसका प्रारंभिक वेग
क्या है, जिसका प्रारंभिक वेग हम मान लेते हैं, जिसका प्रारंभिक वेग 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब जब वो ट्रैवलिंग करती है तो उसका वेग बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। यहाँ अपन करते हैं वेग बढ़कर 40 मीटर पर सेकंड हो जाता है, और यहाँ पर वेग है प्रारंभिक वेग, और यहाँ पर 20 से 40 होने में जो समय लगता है, कितने समय में हो रहा है, तो उसको हम त्वरण कहते हैं। देखो, वेग में परिवर्तन, अब ये वेग में परिवर्तन कितने समय में हो रहा है, समय कितने समय में, यहाँ पे समय हो गया। ठीक है। तो परिभाषा बनेगी कि त्वरण किसे कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है। तो इसका मात्रक बन जाएगा, इसका क्या होता है वेग का, मीटर पर सेकंड। ठीक है। और समय भी हो जाएगा सेकंड, तो सेकंड क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो ये इस फॉर्मूला में हम रख देंगे, माना कि प्रारंभिक वेग u है। ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। तो बाद का वेग में से प्रारंभिक वेग को हम घटा देंगे, 40 माइनस 20। मान लो यहाँ समय लग रहा है 5 सेकंड। ठीक है। तो हम 5 रख देंगे, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। 40 में से 20 गए, 20 अपॉन 5, तो त्वरण क्या हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके दोस्तों, इस पे बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं जो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। रफ कर देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैंने आपके लिए मोबाइल में कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो रेलवे में आए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अपन इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, वेग में परिवर्तन, ऑब्लिक लगने वाला समय किसके बराबर है। ऑप्शन है आपके, आवेग, बी ऑप्शन गति, सी ऑप्शन त्वरण, और डी है विस्थापन। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आया है, जो RRB ग्रुप डी में आया हुआ है, ग्रुप डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। कैसे, मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि त्वरण क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन अपॉन समय। ठीक है। अब इसके बाद अपन एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल्स करते हैं, आपको मजा आ जाएगा एकदम। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक न्यूमेरिकल्स, यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है, 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो उसका त्वरण बताइए। उसका त्वरण, ये आया है ALP में क्वेश्चन। ठीक है। पहले आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, मैं तो बताऊंगा ही फिर। ठीक है। तो देखिए इसका आंसर, देखिए त्वरण का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, वेग में परिवर्तन, या डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन v माइनस यू अपॉन टी। ओके। अब देखिए v, तो इसको अपन कैसे करेंगे, v क्या है,
अंतिम वेग, अंतिम वेग क्या है यहाँ पर 10, प्रारंभिक वेग क्या है 5 -5, समय कितना लग रहा है 5, यहाँ 5 रख देंगे, 10 में से 5 गए तो कितने बचे 5/5, तो त्वरण का आंसर क्या होगा 1 मीटर/सेकंड²। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो दोस्तों कल आप सबको आना है, क्योंकि कल अपन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे ग्राफ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये ग्रुप डी में बहुत क्वेश्चन आए इस पर, सारे ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। और वृत्तीय गति, इसके बाद अपन पढ़ेंगे प्रक्षेप्य गति और न्यूटन के गति के नियम। आपका ये गति का टॉपिक कंप्लीट कल हो जाएगा। ओके, अब ओके दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। और सबसे पहली बात, द वंदे मातरम एकेडमी ग्वालियर को आपको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और लाइक और शेयर तो करना ही है। धन्यवाद।